हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि फाइनली एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 का पेपर 12 शिफ्टों का समाप्त हो चुका है। तो जिनका पेपर कल होने वाला या आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं, तो इस पूरे पेपर का हल आप जरूर देख कर जाइएगा। इससे एक आपको आइडिया मिलने वाले हैं कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एसएससी जीडी के पेपर में जो 80 सवाल पूछे आ रहे हैं, इसमें कम से कम 20 से 25 सवाल बिल्कुल इजी प्रश्न पूछे आ रहे हैं। यदि आप सभी को 20 से 25 प्रश्न अपने पेपर में बहुत ही आसानी तरीके से करना है, तो साथियों इस क्लास को बस देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सीधे एसएससी जीडी के रियल पेपर में पूछे आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग टॉप लेवल के 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम एक तरह का पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ऐसे प्रश्न पूछे आने पेपर में, जो भी प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम अभी किस डेट को होने वाला है। क्योंकि भाई जिस तरह से 12 शिफ्टों का पेपर समाप्त हुआ, तो उसी तरह अब आने वाले शिफ्टों के लिए हम पूरे पेपर का सोल्यूशन करें। यानी अब जिनका पेपर कल है तो इस क्लास को देख लेंगे, तो उसके बाद जिनका पेपर होगा वो भाई उस क्लास को देखेंगे। तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई? किस राज्य में भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई थी? तो ये तमिलनाडु राज्य में हुई थी। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी? तो साथियों 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी? तो पूरे 7 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2018 में छौर नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? किस नर्तक ने 2018 में छौर नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो तपन कुमार पटनायक ने जीता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। हलदा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हलदा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो मिजोरम राज्य की है। याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना का सवाल 2 हर शिफ्ट में आ रहे हैं और जनगणना से 2 सवाल पूछे आ रहे हैं। जब भी जनगणना का सवाल आपके सामने आए तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो ऑप्शन देखिए इसमें मिजोरम दिया है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक लग रहा है। ओके, ध्यान रखिए। इसी तरह आप सभी को ऑप्शन पे भी ध्यान देना है जब जनगणना से सवाल आपके पेपर में पूछा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसे 2021 में शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। कौन सा नीति निर्देशक तत्व ग्राम पंचायतों के स्वशासन के संगठन की वकालत करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व ग्राम पंचायतों के स्वशासन के संगठन की वकालत करता है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। पहली पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को भाई सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? तो साथियों किसे राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य कार्यपालिका नहीं माना जाता है, ये न्यायपालिका के होते हैं भाई। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल करने के लिए कौन सा समूह बनाया गया था? 1919 में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल करने के लिए कौन सा समूह बनाया गया था? तो खिलाफत कमेटी बनाया गया था।
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। जगजीत सिंह का संबंध संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? जगजीत सिंह का संबंध संगीत के किस क्षेत्र से था? तो गजल से संबंधित था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? तो छऊ को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके और आप लोग अपना भाई एग्जाम डेट तो जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोत गान के रूप में जाना जाता था? सूक्त को किस वैदिक ग्रंथ के स्रोत गान के रूप में जाना जाता था? तो ऋग्वेद में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक पर है? तो असम राज्य की है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। 2014 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता था? 2014 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीत लिया था? तो 16 वर्षों बाद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था? तो साथियों 1940 के अगस्त प्रस्ताव को किस ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इसमें हम लोग सबसे पहले जीके के सवाल को डिस्कस करेंगे, हिंदी के, मैथ के और रीजनिंग के पूरे पेपर का हल करेंगे। तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करने हैं। किस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती वन और वृक्ष विच्छिन्न घास के मैदान पाए जाते हैं? किस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती वन और वृक्ष विच्छिन्न घास के मैदान पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र में और शुष्क जलवायु में पर्णपाती वन और वृक्ष विच्छिन्न घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा त्यौहार। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं के मुख्य क्षेत्र कौन थे? पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य क्षेत्र क्या क्या थे? तो देखिए पहली तो कृषि था, दूसरा उद्योग क्षेत्र था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं और उपाध्यक्ष जो डिप्टी स्पीकर होते हैं इनके पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 94 में इसका उल्लेख है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल शुद्ध वर्तनी के सवाल पूछे आ रहे हैं। तो गरिष्ठ यही आपका रेखांकित शब्द है। गरिष्ठ कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन सी देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट है भाई, गरिष्ठ। ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। विनीत का पर्यायवाची क्या होगा? तो विनीत का पर्यायवाची प्रणत होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। वृक्ष का पर्याय निम्न में से क्या है? वृक्ष का पर्याय तो क्या है भाई? गाछ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना यानी बढ़िया लिखना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। हाथी सूखी टहनियाँ खा रहा है।
तो इसमें वर्तनी प्रयोग त्रुटि भाई टहनिया, टहनिया हम लोग कैसे लिखते हैं, टहनिया पे छोटी की मात्रा रहता है मेरे दोस्त। तो देखिए ये सी ऑप्शन क्या है भाई, आपका राइट आंसर है। इसमें गलत दिया ऑप्शन में, सही आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। कोयल का पर्याय है, कोयल का पर्याय इनमें से कौन सा है, तो श्यामा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है। मैं मेरा कलम से लिखता हूं, भाई मैं मेरा कलम से लिखता हूं, इसमें तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा भाई, मेरा तो गलत होगा भाई ने, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैं अपनी कलम से होना चाहिए था भाई, मैं अपनी कलम से लिखता हूं कि मैं मेरा कलम से लिखता हूं, ये गलत हो रहा है मेरा, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। आम के बागों में बोल रही है, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। आम के बागों में कोकिला, कोकिला बोल रही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रियों को वश में करने वाला तो इंद्रिय जीत उसे बोलते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। जल्दी जल्दी हम लोग सभी सवालों को देखेंगे भाई, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, आप सभी प्रश्नों का उत्तर एक बार में तैयार भी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो इनमें से दोस्त मेरे कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, जैसे वहाँ, यहाँ, किधर, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन जो अभी है ये तो अभी यानी कालवाचक ही है। कौन सा भाई वाचक है, ये कालवाचक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। बहुत परिश्रम करना, इसके लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, बहुत परिश्रम करना यानी भाई आकाश पाताल एक करना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। आंखों के आगे नाचना, आंखों के आगे नाचना यानी हर समय याद रहना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, तो जड़ता एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आकाश में विचरण करने वाला, साथियों आकाश में विचरण करने वाला तो क्या बोलेंगे, नभचर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। अभ्यागत का पर्याय क्या है, अभ्यागत का पर्याय तो मेहमान होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। जो शिव की उपासना करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है, जो शिव की उपासना करता है तो क्या बोलेंगे, शैव, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। निंदा का विलोम शब्द क्या है, निंदा का विलोम शब्द तो निंदा का तो स्तुति होता है, निंदा मतलब जानते हैं किसी का बुराई करना होता है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है, इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए किनारा शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, तो हाशिया होगा, हाशिया मतलब भी होता है किनारा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। स्वामी के लिए विलोम शब्द क्या होगा, स्वामी के लिए तो स्वामी का विलोम शब्द तो दास होगा ना, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए। तो साथियों यहाँ से अब हम लोग भाई रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे, जितने भी सवाल हम करा देंगे भाई आपको तैयार करना है। और आप सभी को ध्यान रखिएगा, जो इन इक्वलिटी के रीजनिंग के सवाल होते हैं और कैलेंडर के जो सवाल होते हैं भाई आप लोग उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि दो दो सवाल पूछे जा रहे हैं। जो ऐसे एरो वाले सवाल होते हैं ना भाई, एरो वाले सवाल ये पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो इसे आप वन शॉट में देख लीजिए भाई, यूट्यूब पे सर्च करके अभी तुरंत। देखिए, यदि शब्द आर्म चेयर के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, बताइएगा आप लोग। जैसे आर्म चेयर है, ARMCHAIR, आर्म चेयर है, तो इसमें क्या बोला कि प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है, यानी जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, जो उससे छोटा उससे उसके अब आगे। जैसे आर में चेयर में सबसे बड़ा तो आर है, फिर आर है, फिर यम खुद है भाई, फिर आई है, फिर यच खुद है, फिर देखिए
फिर सी है, फिर डबल ए है तो डबल ए आ जाएगा। देखिए ए से आर बदल गया, आर लेकिन अपने सेम पोजीशन पे है, यम भी अपने सेम पोजीशन पे है, सी से आई बदल गए, एच अपने सेम पोजीशन पे, ए से सी बदल गए, आई से ए हो गए, आर से ए हो गए, यानी तीन ऐसे अक्षर हैं जो कि अपनी स्थिति को अपरिवर्तित कर रहे हैं। एक आर है, एक यम है और एक एच है, यानी आर एम एच। तो कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। हर शिफ्ट में ये सवाल आ रहे हैं भाई। 6 व्यक्ति हैं, ई एफ जी क्यू आर और एस उत्तर के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। तो दोस्त मेरे एक पंक्ति ऐसे है, ठीक है, इसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति को हमने बैठा दिया। अब वही सवाल हम शुरू कर देंगे जहां से हमें ऐसा लगेगा कि उसके बाद कोई व्यक्ति बैठेगा नहीं। जैसे देखिए पहला लाइन पढ़िए, आर की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो यही से हम शुरुआत कर देते हैं। सवाल बोल दिया कि आर की दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो आर को हम यदि हम यहाँ बैठाते हैं तो इसकी दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति आ जाएंगे। देखिए दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, ये तो आप जानते होंगे भाई, है ना। फिर देखिए उसके बाद आर और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। साथियों आर तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, और आर और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति को बैठाना, यानी ई को यहाँ हम करेंगे तभी तो आर और ई के बीच में 2 लोग आएंगे भाई, ठीक है। दूसरा का लाइन भी पूरा हो गया। ई और एफ के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, ई तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, एफ को यहाँ बैठा देंगे तभी तो ई और एफ के बीच केवल 1 व्यक्ति आएगा। फिर देखिए अगला लाइन, एफ जो है वो आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जो है ना वो आर के ठीक देखिए भाई आर के ठीक बाईं ओर एफ बैठ चुका अपने आप, हमें बैठाने की आवश्यकता नहीं पड़ा, ये भी क्लियर होगा लाइन। उसके बाद यस जो है वो क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। दोस्त मेरे क्यू के ठीक दाईं ओर यस बैठा है, तो क्यू को यहाँ बैठा दीजिए, इसके दाईं ओर यस को यहाँ बैठा दीजिए। अभी एक व्यक्ति कौन नहीं बैठा है? जी नहीं बैठा है, तो जी को यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है? क्यू और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? क्यू यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक एफ है, एक आर है, यानी 2 व्यक्ति बैठे। इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आसान तरीके से भाई हर एक सवाल को हम आप सभी को सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर। एक विशेष कूट भाषा में AGED को 76-13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और अर्ग को 12-36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या है? तो दोस्त मेरे देखिए AGED 4 अक्षर है, तो इसमें 4 अलग कोड किया है 76-13। उसके बाद अर्ग EARG, इसमें 4 अक्षर हैं, तो इसके अलग 4 कोड किया है 12-36। पूछा किसका? आर का कोड पूछा है, तो कॉमन चेक करिए, कॉमन नहीं मैच करे क्योंकि AGED में तो आर है नहीं, केवल अर्ग में, यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा भाई 12-36 में। तो एलिमिनेट कर दीजिए, जैसे 6 इसमें है, 6 इसमें तो हट जाएगा भाई, 1 इसमें है, 1 इसमें तो कट जाएगा, 3 इसमें है, 3 इसमें, बच रहा कौन सा? 2 बच रहा है आर वाले में, यानी अर्ग वाले में जिसमें आर है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बन के आएगा? दिए गए कथन और निष्कर्ष का उत्तर दीजिए। कुछ नल साबुन है भाई, जब कथन और निष्कर्ष का सवाल आता है तो हम सबसे पहले डायग्राम तुरंत बना लेते हैं। कुछ नल साबुन है, तो कुछ नल साबुन, हम नल को यन से लिख रहे हैं, साबुन को यस से लिख रहे हैं। कुछ नल क्रीम है, यानी जो कुछ नल है ना वो क्या है भाई? क्रीम है, तो क्रीम को हम सी से लिख रहे हैं। कुछ साबुन तेल है भाई साहब, कुछ साबुन, ये साबुन है, क्या है वो? तेल है। ये हमारा कथन बनकर तैयार हो चुका। निष्कर्ष देखिए पहला, कुछ नल क्या तेल है? कुछ नल क्या तेल है? बताइए आप लोग, देख कर बताइए। कुछ नल तेल हैं? कुछ नल क्या तेल हैं? बताइए। बिल्कुल है भाई। कुछ नल क्या तेल तो हमें नहीं लग रहा है गुरु। और दूसरा का देखिए, कुछ साबुन क्रीम है, कुछ साबुन, कुछ नल तो देखिए भाई क्या है? तेल है, और कुछ साबुन आपके नल हैं। लेकिन भाई साहब हमें तो न तो निष्कर्ष एक और नहीं दोनों छोड़ कर भाई, क्योंकि इनका दोनों की तो कोई रिलेशन नहीं दिया है। दूसरा का देखिए कुछ साबुन क्रीम का, क्रीम ये है आपका, साबुन है, इनका भी रिलेशन नहीं दिया भाई। यानी इस सवाल का तीसरा नंबर राइट आंसर होना चाहिए, न तो निष्कर्ष एक और नहीं दोनों अनुसरण कर रहे हैं, है ना मेरे दोस्त। तीसरा का नंबर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित तो 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। दोस्त मेरे 4 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन देखिए, एक पैटर्न पे समान होंगे लेकिन एक अलग हुआ, तो वही बताना है। तो इस तरह का सवाल में हम क्या करेंगे, ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड, यम एच सी, यम होता 13 नंबर का, एच होता 8 नंबर का, सी होता 3 नंबर का, 13 से 8 यानी -5, 8 से 3 -5। ऑप्शन भी देखिए टी ओ जे, टी होता है 20 नंबर का, ओ होता है 15 नंबर का, तो इसमें -5 हुआ है। जे होता है 10 नंबर, तो इसमें भी -5 हुआ है। देखिए सी ऑप्शन जी बी डब्ल्यू, जी होता है 7 नंबर का, बी होता है 2 नंबर, तो इसमें -5 हुआ है। डब्ल्यू देखिए अब बी होता है 2 नंबर, डब्ल्यू होता है 23 नंबर, तो हमने आपको बताया कि ए से लेकर जेड तक आपका 26, 27 ए होता है 28 बी, तो यहाँ पे हम 28 कर लेंगे, तो 28 से 23 तो -5। यानी भाई आप क्लियर कर लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन एक पैटर्न पे है भाई, -5 पे, यानी हमें हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ा, डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। चेक करिए, देखिए अब हम क्यू जे ई का रिलेशन बनाइए, क्यू 17 होता है, जे 10 होता है, ई 5 होता है, 17 से 10 तो -7, 10 से 5 -5, देखिए इसमें -7 कर दिया, तभी तो डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, एक विशेष कूट भाषा में जेड एक्स एफ जी ए को 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और बी टी जी एच ए एस क्यू आर को 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, दी गई भाषा में वाई डब्ल्यू एन ई आर आई का कूट क्या होगा। दोस्त मेरे हल करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये जबरदस्त ये सवाल है। जैसे कितने भाई, जेड एक्स एफ जी ए, इसका कोड 3 लिखा है। दोस्त मेरे आप तुरंत अक्षर को गिनिए, इसमें देखिए 5 अक्षर हैं, तो 5 में से 2 को काउंट करिए, माइनस करिए, 3 हो जाएगा। यानी टोटल जो अक्षर है ना, अक्षर को लिखा इसमें से -2, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। उसी प्रकार देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 2 घटाइए 6 बन जाएगा। देखिए तो इसी प्रकार क्या पूछा है, वाई डब्ल्यू एन ई आर आई, तो टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर, 6 में से 2 घटा दी 4 हो जाएगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 4 होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए अब, तो क्वेश्चन नंबर 47 का, यक्स का 4% 24 है, तो यक्स का मान क्या होगा। दोस्त मेरे यक्स का 4% यानी 4/100 बराबर 24, तो 4 छंग 24, यक्स का वैल्यू 600 हो जाएगा। जब बराबर रहता है तो ऊपर ऊपर का हम काट सकते हैं ना, 4 का भाग 24 में देंगे 6 बार में, अभी 100 मल्टीप्लाई कर देगा 6 में, तो कितना हो जाएगा, 600 होगा, तो यक्स किसके बराबर हो, यानी यक्स का मान कितना होगा, 600 होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, 5 35 और यक्स का चतुर्थानुपाती 84, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे अनुपात इस बार पूछा, जैसे ए अनुपात बी, डबल अनुपात सी अनुपात डी, तो दोस्त मेरे यहाँ से ए आपका देखिए 5 दिया है, बी आपका 35 दिया है, और चौथा अनुपात पूछा तो सी को यक्स मान लीजिए, चौथा अनुपात 84 दिया है, 84 दिया है भाई, है ना, तो हम सी को यक्स मान लेते हैं भाई, तीसरा अनुपात। अब देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 5 का 84 में होता है, 35 का मल्टीप्लाई एक्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम कर ले भाई, आपको मालूम है ना कि यहाँ से ए इंटू डी होता है, यानी 5 × 84 होगा, यहाँ से 35 × एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना होगा, 5 × 84 बटे में 35, तो 5 × 5, 5 7 35, 7 × 7 14, 12 7 84 12, तो यक्स का वैल्यू कितना हो, यक्स का मान कितना होगा, 12 होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14 7 98 होता है, 12 7 84 होता है। क्लियर, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो यक्स का मान कितना होगा, 12 आएगा भाई। क्लियर, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, एक दुकानदार एक त्योहारी ऑफर देता है, कोई भी 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त पाएं। एक दुकानदार पे आप गए, उस टाइम त्यौहार चल रहा है, आपको ऑफर दिया रहा है, कोई भी 3 आप शर्ट खरीद रहे हैं, 2 आपको मुफ्त दिया रहा है, तो आपके पास टोटल कितने शर्ट हो गए, 5 हो गए। तो इस ऑफर के समतुल्य प्रतिशत छूट, यानी 5 टोटल हुआ, ठीक है, छूट कितने की दे रहा है, 2 का दे रहा है, किससे दे रहा है, टोटल 5 से दे रहा है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 5 × 5 20 5 100, 20 दूनी 40%, यानी 40% की छूट कर रहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर
50 का राइट आंसर क्या बनेगा। हर शिफ्ट में ये सवाल आ रहे हैं ना भाई, आप सभी को क्लियर होगा। एक विशेष गुण भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है, तो ए भाग बी का अर्थ है जो कि ए बी का पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि के भाग एल गुणा एम माइनस एन प्लस ओ है तो यम का ओ से क्या संबंध है। तो सातों सवाल देखिए यम का ओ से पूछा केवल, तो हम इतना कर ले खाली भाई। देखिए जैसे के भाग है, भाग का मतलब ए जो है बी का पिता, यानी यल का पिता कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, यल का पिता के हो जाएगा। फिर गुणा यम दिया है, ठीक है, तो गुणा का मतलब ए गुणा बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी, यानी यम की पत्नी, यम की पत्नी कौन होगी, एल हो जाएगी, माइनस यन, माइनस का मतलब ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई, यहाँ पे यन का भाई यम हो जाएगा, फिर यन यम माइनस एन होगा, प्लस ओ है, तो अब प्लस का मतलब देखिए प्लस बी का अर्थ है ए जो बी की माता है, यानी ओ की माता एन हो जाएगी। तो इसको अपने आप को मान लीजिए, मैं मेरी माता का भाई, यानी हमारा क्या लगेंगे, माता के भाई लगेंगे, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे, क्योंकि सवाल में भाई यम का ओ से रिलेशन पूछा है, केवल यम का ओ से रिलेशन, यानी अपने आप को ओ को अपने आप को मान लीजिए, मैं मेरी माता जी एन मेरी माता के भाई, यानी मेरी माता के भाई, यानी माता के भाई होगा भाई रिलेशन, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 1001, 1000, 998, 995, 991। ये तो भाई नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, 1001, 1000, 998, 995, 991, क्या आएगा भाई, घट रहा है तो कुछ घटाइए। देखिए 1000 से 1001 से 1000 यानी -1, 1000 से 998 -2, 998 से 995 -3, 995 से 991 -4, तो इसी प्रकार 991 -5 कर दीजिए, कितना होगा, 986 आना चाहिए भाई, बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या बनेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, AFQ BHR CJS DLT। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग पहले अक्षर के रिलेशन निकालते हैं। यहाँ पे AB, भाई साहब देखिए पहला अक्षर के देखिए ABCD, यानी ई आएगा पहला अक्षर, तो ये तो अंग्रेजी मूल वर्णमाला क्रम में चल रहा है। उसके बाद दूसरे का देखिए FHJL, दूसरे का हमें करना पड़ेगा भाई, FH, दूसरे अक्षर का कोड हम निकाल रहे हैं, F होता 6, H होता 8, J होता 10, L होता 12, 6 से 8 प्लस 2, 8 से 10 प्लस 2, 10 से 12 प्लस 2, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पे कौन होता है, N आता है, यानी EN किस ऑप्शन में है, D ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट वाला अक्षर आप निकालेंगे तो देखिए सभी में U दिया है, कॉमन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, D ऑप्शन। तो इस तरह से आप सभी को अपने रियल पेपर में हल करना है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक कूट भाषा में ट्रिप को #@ एंड डॉलर के रूप में कूटबद्ध किया गया है और पार्ट को एंड साइन @ के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो इसी कूट भाषा में ए का कोड क्या बनेगा। दोस्त मेरे देखिए ए का कोड पूछा है ना, देखिए ट्रिप में ए नहीं है लेकिन पार्ट में ए है, यानी हमारा आंसर इसी साइन में मिलेगा, इसी अक्षर में मिलेगा, इसी में मिलेगा ना। तो देखिए अब इस जो पहला ट्रिप है इसमें तो हमारा कोई मिलेगा नहीं, तो देखिए हैशटैग इसमें है तो हैशटैग ऑप्शन में काट दीजिए, @ देखिए इसमें है और ऑप्शन में @ है तो काट दीजिए, फिर डॉलर का साइन देखिए ट्रिप में दिया है और ट्रिप आपका ऑप्शन में दिया, बच रहा कौन सा, ये साइन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए केवल इसी में है, और @ हैशटैग और एंड ये सभी तो कॉमन है भाई, केवल सिंगल यही है यूनिक जो साइन है ये वाला, तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि सी ऑप्शन। क्लियर मेरे दोस्त, बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर। एक विशेष कूट भाषा में NBSF को 82 के रूप में कूटबद्ध किया गया, IMSR को 118 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो दी गई कूट भाषा में AYLC के लिए कूट क्या होगा। तो दोस्त मेरे NBSF इसका कोड 82 दिया है, तो पहले तो हर एक अक्षर का कोड करेंगे हम लोग, उसको जोड़ेंगे भाई,
तभी कुछ दिमाग लगा पाएंगे हम लोग। 14 2 16, 16 19 35, 35 6 41। भाई 41 है तो 41 का दुगना तो दिया है, 41 का दुगना 82। एक बार हम लोग दूसरे का नहीं हल करते हैं, डायरेक्ट जो हमसे पूछा इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि भाई दूसरे का हल करेंगे तो टाइम हमारा जाएगा। पेपर में आप लोग केवल एक का हल करिएगा। ए होता है 1, वाई होता है 25, एल होता है 12, सी होता है 3। जोड़िए 1 25 26, 26 12, 26 और 12 38, 38 3 41। भाई साहब वही आएगा क्या? 82 ही आएगा। देखिए डी ऑप्शन दिया भी है, यानी हर एक अक्षर का कोड करके उसको जोड़कर उसका दुगना करा, सिंपल सा है ना। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्त मेरे समीकरण दिया है, पहले समीकरण को बना लेते हैं भाई। 48 गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है। ओके, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे। 3 माइनस है तो माइनस को प्लस में बदलना है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है, तो 16 हो जाएगा। 16 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को माइनस बदलना है, 6 के बाद भाग है तो गुणा में बदलना है। समीकरण बन के तैयार हो चुका है, इसमें बोर्ड में स्क्रीन लगा दीजिए। 3 का भाग 48 में देंगे तो 16 बार में, प्लस 16 माइनस 36 18, 16 16 32, 32 में से 18 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा भाई, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये टोटल 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके पेपर से पहले। तो जिनका पेपर कल होने वाले भाई इस पेपर के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लें, ठीक है, और अपना एग्जाम अच्छे से आप लोग देने जाइए। ओके, तो चलिए दोस्त मेरे इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा भाई, और भी किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग, बेहिचक मेरे दोस्त, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, गॉड ब्लेस यू, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा भाई, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप एग्जाम देने जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।